और देखिए एक और बड़ी खबर, यमन ने भी इजराइल पर इस बार हमला कर दिया है। ये देखिए आप, ना सिर्फ ईरान बल्कि यमन की तरफ से भी हमला किया गया। क्या हूती विद्रोहियों की तरफ से हमला किया गया है। आईडीएफ का दावा कि यमन से दागी गई है मिसाइल, डिफेंस फोर्स ने मिसाइल को इंटरसेप्ट किया है और पहले भी इस बात का अंदेशा था। हालांकि जो फर्स्ट राउंड हमने देखा था 40 दिनों का युद्ध, तब हूती विद्रोही शामिल नहीं थे, लेकिन क्या इस बार हूती विद्रोही भी इजराइल के खिलाफ कूद पड़े। तो इजराइल पर क्यों ईरान का अटैक, क्यों हमले किए गए हैं अलग अलग जगह पर, एक एक कर आपको कारण और वजह बताते हैं। पहली वजह, बेरूत पर इजराइल के लगातार हमले हो रहे थे, जिसको लेकर ईरान की तरफ से बयान भी दिया गया। वहीं दूसरी वजह यह है कि जवाब देने के लिए इजराइल पर हमले किए गए। तीसरी वजह क्या है, हिजबुल्लाह के समर्थन में हमले को अंजाम दिया गया। और चौथी वजह, लेबनान में हमले रुकवाना मकसद। वहीं पांचवी वजह यह है कि वार्ता को लेकर दबाव बनाना रणनीति है। और ईरान की तरफ से इसको लेकर बयान भी सामने आ रहे थे। यूएस का रुख कर लेते हैं, भारत सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारत सर, कई कारण हैं, ईरान की तरफ से कई बयान दिए गए, लेकिन क्या वाकई में अमेरिका को नहीं पता था कि इजराइल हमले करने वाला है? क्या ये सिर्फ चाल है, दिखाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि आने वाले समय में इलेक्शन भी है, मिड टर्म इलेक्शंस को भी ट्रंप देख रहे हैं। और इस बीच ईरान लगातार कह रहा था कि लेबनान पर हमले बंद कर दीजिए, लेकिन इजराइल की तरफ से हमले हो रहे थे। क्या सिर्फ उकसाने की कोशिश थी? क्या सिर्फ एक यही स्ट्रैटेजी थी कि बस ईरान एक बार हमला कर दे और फिर उसके बाद हम और अग्रेसिवली अटैक करेंगे? प्रगति जी, जून 2025 से युद्ध विराम था। 2 मार्च 2026 को हिजबुल्लाह ने वो युद्ध विराम तोड़ा। उसने इजराइल पर अटैक शुरू किए। इजराइल की सरकार की भी जिम्मेदारी होती है कि अपने नागरिकों की वो सुरक्षा करे। ठीक है, उसके बाद गुरुवार को 4 जून को इजरायली गवर्नमेंट और लेबनान गवर्नमेंट उसके बीच युद्ध विराम हुआ। उसमें कंडीशन ये थी कि हिजबुल्लाह भी उसमें शामिल हुए और इजराइल पर अटैक बंद करें। हिजबुल्लाह ने सीधा बोल दिया कि हम इस सीज फायर को नहीं मानते हैं। तो किसने सीज फायर तोड़ा? इजराइल की गवर्नमेंट, लेबनान की गवर्नमेंट, उसका दोनों गवर्नमेंट अनाउंस करती है। हिजबुल्लाह बोलती है नहीं, हमको कुछ सीज फायर मालूम नहीं है। तो जो बेरूत पर अटैक होते हैं वो हिजबुल्लाह पर अटैक होते हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह वहाँ से हर रोज इजराइल के नागरिकों पर रॉकेट फायर करता है, ड्रोन फायर करता है। तो इजराइल की भी जिम्मेदारी है। देखो, भारत में पहलगाम में पाकिस्तानी टेररिस्टों ने मारा 25 लोगों को, तो भारत सरकार ने भी सिंदूर लगाया, ऑपरेशन सिंदूर लगाया। तो इजराइल बोल रहा है कि जब हिजबुल्लाह रॉकेट बंद कर देंगे डालना, तो हम भी सीज फायर करेंगे। फिर आज ईरान, मेरा ख्याल है कि ईरान और इजराइल तो उसमें 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस है। लेबनान, ईरान, उसके भी 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ईरान को क्या लगता है और लेबनान ईरान की कॉलोनी नहीं है? लेबनान एक स्वतंत्र देश है, उसकी चुनी हुई सरकार है। क्यों रोका जा रहा था नेतन्याहू को? इस पर आगे आपसे चर्चा करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से नेतन्याहू से कहा जा रहा था कि वो ऑपरेशन ना चलाएं। ग्राउंड ऑपरेशन की भी तैयारी कर ली गई थी बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से। अभी इजराइल पर हमले का अलर्ट जारी किया गया है। ईरान ने इजराइल पर मिसाइल अटैक किया है, कभी भी इजराइल में गिर सकती हैं मिसाइलें। तो अभी इजराइल पर हमले का अलर्ट भी जारी हो गया है और कभी भी इजराइल में गिर सकती है मिसाइल। जिस तरीके से तैयारी की जा रही है, लग यही रहा है। और देखिए एक और बड़ी खबर, ईरानी हमलों के बाद अमेरिका अलर्ट मोड पर। इजराइल एम्बेसी ने एडवाइजरी को जारी किया, कर्मचारियों से घर पर रहने के लिए कहा गया। और इधर तेहरान में एयरपोर्ट से फ्लाइट रोकी गई है। इमाम खुमैनी एयरपोर्ट को बंद किया गया है। इमाम खुमैनी एयरपोर्ट को बंद किया गया है। आपको इससे पहले हम जानकारी दे रहे थे, एयर स्पेस भी मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ते हुए अब कई देशों ने एयर स्पेस भी बंद किए हैं। वही इमाम खुमैनी एयरपोर्ट को बंद किया गया है इन हमलों के बाद। और एक और बड़ी खबर, ईरानी हमले के बाद सीरिया भी अलर्ट मोड पर है। सीरिया ने एयर स्पेस को बंद कर दिया है। 12 घंटे के लिए बंद रहेगा एयर स्पेस।
और देखिए मुकेश कौशिक सर इस वक्त हमारे साथ हैं, ताइवान से लाइव जुड़े हुए मुकेश कौशिक सर। अब देखिए कुल मिलाकर यह है कि जो हमले हैं वो सिर्फ इजराइल और ईरान तक सीमित नहीं है। सऊदी अरब में अमेरिकी बेसिस पर हमला किया गया, अमेरिका अपनी सेना को स्टैंड बाय मोड पर रख दिया गया। इसके अलावा तमाम जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं वहां पर एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है। अब आपको ये तमाम जो डेवलपमेंट हो रही है इसके बाद आपको क्या लग रहा है? वरना सबसे बड़ा दुनिया के सामने इस समय संगीन सवाल यह है कि अमेरिका अब क्या करेगा, क्योंकि टेक्निकली स्पीकिंग सीज फायर का उल्लंघन अभी एक तरफा हुआ है जो ईरान की तरफ से है, और वो भी तब जबकि उन्होंने अपने ये साबित करने की कोशिश की कि हमारी रेड लाइन पार की गई। लेकिन अमेरिका के सामने इस समय क्या विकल्प है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और अगर आप देखें तो 3 बातें हैं जो इस समय अमेरिका को इस युद्ध में अब सीधे कूदने से रोक रही हैं। पहला तो ये कि वहां पर चुनाव है, दूसरा ये कि वो चाहते ये हैं, अमेरिका का जो आपने रक्षा सचिव का बयान देखा होगा डिफेंस मिनिस्टर का सांगरीला में, वो कह रहे थे कि अब हम अपने पार्टनर्स की लड़ाई लड़ने को तैयार नहीं है, उनको बराबरी का योगदान करना पड़ेगा। और हम चाहते ये हैं कि हम पर स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंसी हमारे मित्रों की ना हो, वो हम जितना योगदान करते हैं वो उतना योगदान करें। तीसरा और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो पहला राउंड था उससे दुनिया में अमेरिका दोषी था, ईरान दोषी था, इजराइल दोषी था, ये मायने नहीं रखता कि दुनिया में इतनी बड़ी तबाही हुई है, आर्थिक तौर पर तबाही हुई है, एनर्जी सिक्योरिटी की तबाही हुई है, कि पूरी दुनिया इस समय ये नहीं चाहती कि अमेरिका फिर से ये युद्ध शुरू करे, और पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी की ओपिनियन इस युद्ध के खिलाफ है। तो ऐसे में 3 बड़े कारण है। पर चौथा और जो सबसे बड़ा अलग चीज है वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत अनप्रेडिक्टेबल राष्ट्रपति हैं, इसलिए तीनों बातें इस युद्ध के खिलाफ होने के बावजूद उनका क्या रुख होगा ये अगले बिल्कुल हमने देखा भी था डोनाल्ड ट्रंप बोलते हुए मुकेश कौशिक सर नजर आ रहा है कि चांसेस 50-50 या तो युद्ध होगा या तो वार्ता अपने आखिर मुकाम तक पहुंचेगी। लेकिन अभी फिलहाल ऐसा लग रहा है कि जो युद्ध है वो ही अब पूरी तरह से एक बार फिर से मिडिल ईस्ट को क्या जलाने वाला है, या आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं।